सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो देगी, पहली बार मैंने देखा है। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनकी बजट घोषणाएं हों, तो हर तरफ सरकार फेल हो रही है और इसलिए हो रही है कि खिंचाव। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज अजमेर जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर में मीडिया से भी बातचीत की। यहां पहुंचने पर सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और सचिन पायलट जिंदाबाद सहित अन्य नारों के साथ माहौल को गुंजायमान कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है कि 10 माह में ही सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, अफसरशाही हावी हो गई है। वहीं एक मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हैं, लेकिन वह मंत्री है या नहीं इस तक का भी पता नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के संगठन और सत्ता में खासी दूरी है, इसके चलते पूरी तरह से विकास कार्य ठप हो चुका है और किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब जो भी चुनाव आएंगे उनमें वापसी करेगी। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस सभी सीटों पर विजयश्री प्राप्त करने जा रही है। उन्होंने कहा इसको लेकर उनकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में चल रही है। हरियाणा के चुनाव को लेकर कहा कि उम्मीद और सर्वे के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। कई प्रत्याशी इस परिणाम से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में निर्वाचन विभाग से इस बारे में जानकारी की जाएगी। साथ ही इस संबंध में निर्वाचन विभाग को पत्र लिखा गया है और पुनः मतगणना सहित अन्य जो भी कुछ संभव हो सकेगा वह किया जाएगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगा और यहां पर जीत दर्ज करेगा। कि जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए। इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं। मंत्री इस्तीफा दे के बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं। बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है। जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो देगी, पहली बार मैंने देखा है। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनकी बजट घोषणाएं हों, और हर तरफ सरकार फेल हो रही है और इसलिए हो रही है कि खिंचाव बहुत ज़्यादा है सरकार के अंदर और जो इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान में जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हरियाणा के चुनाव का प्रभाव इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि अलग राज्य है, अलग परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जहां पिछले चुनाव लगातार हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 11 जगह भाजपा को हमने पराजित किया है। इसलिए उपचुनाव में अधिकांश सीटें हमारे पास थी और मैं समझता हूँ 7 सीटों पर चुनाव होगा। उपचुनाव सभी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास कर कह सकता हूँ। हरियाणा का चुनाव का महाराष्ट्र में इलेक्शन, देखिए ये सारे लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अजमेर में आए हो और आज मेरा अजमेर ज़िले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे, तो मैं किशनगढ़, पुष्कर और भी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक
जिस दिशा में संकेत करता था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पर, जहां पर उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेंट AICC ने भी दी हैं, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और AICC ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की, NC कांग्रेस की। तो वो वहाँ पर भी परिसीमन किया गया, तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस की जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट ख़राब नहीं किया, और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि नए सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी, उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और ख़ासकर जम्मू संभाग में, जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएँ होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएँ हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। मैंने कहा ना, लिखित में हम लोगों ने बात की है इलेक्शन कमीशन से, और वो उनको निर्वाचन आयोग को जो भी सवाल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कोई भी दल, कोई भी NGO, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछता है तो उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। सर, क्या कारण है अजमेर में संगठन की संरचना पूर्ण रूप से हो ही नहीं पा रही है, ब्लॉक तक ही सीमित रह पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, अभी कमेटी गठित की है, मेरे ख्याल शहर में करी हैं, ग्रामीण में भी लोग करेंगे। और अजमेर, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत रही है और समय समय पर हम नियुक्तियाँ करते रहते हैं। हमारे अग्रिम संगठन भी हैं, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और जो कुछ भी नियुक्तियाँ बची हैं उसको बहुत जल्द हम लोग करवाएंगे। काफी लंबे समय से आपने अजमेर से दूरी बना रखी है, इसके पीछे कोई खास वजह? ये किसी को कल से में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अजमेर से मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर चुका हूँ 5 साल सांसद के रूप से। यहाँ से जो जुड़ाव है, जो अपनापन है, वो हमेशा रहेगा और इसलिए आज मैं सब लोगों से मिलने अजमेर में आया। ये हमारे विरोधी दल करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन किया है, ऐसा नहीं मैं मान सकते हैं कि एक चुनाव के, आप मत भूलिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 40% वोट मिला है और लगभग इतना ही भाजपा को मिला है। लेकिन वहाँ क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या समीकरण बने, कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। और मैं समझता हूँ जितना वोट भाजपा को मिला है, कहीं उतना ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा वोट शेयर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कांग्रेस का वोट घटा है, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बाकी राज्यों में, ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा एक मजबूत गठबंधन पहले से है,
झारखंड में हमारा मजबूत गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहाँ पर भी जो कोर्स करेक्शन करना है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मुद्दे हमारा नेतृत्व, हमारा चुनाव जो जिस जज्बे से हम लड़ते हैं कार्यकर्ताओं के दम पर, वो लगातार करते रहेंगे। कल ही आपने देखा होगा दिल्ली में हम लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी है, झारखंड के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। महागाड़ी का जो हमारा गठबंधन महाराष्ट्र का है, वहाँ पर हमारा सीट जो शेयरिंग है लगभग फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। तो इन दोनों राज्यों के जब भी चुनाव इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस का वहाँ पे परचम फैलेगा, मैं मानता हूँ ऐसा। और उपचुनाव के अंदर हमारी पूरी तैयारी है। ये जो भाजपा वाले कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये उपचुनाव और 4 राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं बना पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसी घोषणा कर सके। तो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सगुफे छोड़े जाते हैं। और जहाँ पर भी उपचुनाव होगा राजस्थान में पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। हमारी तैयारियाँ बहुत अंतिम उस पर पहुँच चुकी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को बहुमत देकर राज्य सरकार को आईना। आपके पास अलायंस है, झारखंड में आपके पास अलायंस है, क्या परिस्थिति रही स्ट्रैटेजिकली कि आप हरियाणा में अलायंस नहीं कर पाए? जबकि भाई हरियाणा में सीपीएम को हम लोगों ने एक सीट दी, आम आदमी पार्टी से हमने चर्चा की थी, लेकिन अंत में वो सेटल नहीं हो पाया मामला। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अलायंस था, इंडिया अलायंस जो राष्ट्रीय अलायंस है, इंडिया अलायंस पहले की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में हम लोगों ने अलायंस किया एनसी के साथ, पीडीपी से हम लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश। इसी तरह हम लोगों ने सीपीएम से किया, आपसे नहीं हो पाए किसी कारणवश। लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में हमारा पहले से अलायंस है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो इंडिया अलायंस कोई कितनी भी साजिशपूर्ण तरीके से आपस में दरार पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन खड़गे साहब, राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है, क्योंकि जो लोग 300-400 पार की बात करते थे, वो आज बैसाखियों पे केंद्र सरकार बनाने में उनको मजबूर होना पड़ा। और हमारा जो अलायंस है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने जब से, उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है। लैटरल एंट्री का बिल बीजेपी लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा। और हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, करवा के रहेंगे। तो हमारा जो मुद्दे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना, संविधान से छेड़छाड़ ना होना, दलित, आदिवासी, इन हमारे भाई बहनों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका संरक्षण हो, ये कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के पुराने मुद्दे हैं, उन पर हम कायम रहेंगे। देश में, पूरे प्रदेश में एकजुट है और एकजुट रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारी एकजुटता टूटेगी नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ा कुनबा है, जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, उस नेता नेत्री को हम सब सहर्ष अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और 4 साल तक इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, इन लोगों के जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। और मैं पूछता हूँ आज जनता से जाके कि 2 करोड़ रोजगार जनता को दिए कि नहीं दिए हैं, किसान की आमदनी दुगनी हुई है कि नहीं हुई है। ये सारी जो खाई बढ़ गई आज अमीर गरीब की, उस पर जवाब देने के लिए को तैयार नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन एक सशक्त और सक्रिय विपक्ष की जिम्मेदारी है अपने दायित्व का निर्वहन करे, सवाल पूछे, पारदर्शिता तय करे। और हम लोग गांधीवादी तरीके से संघर्ष करते आए हैं, सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे। लेकिन हार जीत तय नहीं करती है कि हम अपने मुद्दों से भटक जाएं या जिन चीज़ों में हमारा कन्विक्शन है उसको हम परे कर दें। हम लोग अपनी बात पर अडिग रहेंगे। हर शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, किसान, महिला, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े।